नेपाल में युवाओं के गुस्से में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने पूरी राजनीति का नक्शा ही बदल डाला और एक बिल्कुल नए किस्म के लीडर के लिए पावर का दरवाजा खोल दिया। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये जो बात है ना, ये सिर्फ एक 19 साल की स्टूडेंट की नहीं है, बल्कि नेपाल की पूरी यंग जनरेशन की आवाज़ है। ये वो फ्रस्ट्रेशन है, वो गुस्सा है जो सालों से नेताओं के खोखले वादों और करप्शन के खिलाफ अंदर ही अंदर उबल रहा था। वही करप्शन जो उनके भविष्य को आप कह सकते हैं दीमक की तरह चाट रहा था। और बस इसी एक फीलिंग ने एक बहुत बड़े नेशनल मूवमेंट को जन्म दे दिया। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, सितंबर 2025 में। यही वो टाइम था जब सरकार के एक फैसले ने इस दबे हुए गुस्से में समझ लीजिए एक चिंगारी का काम किया। और फिर क्या था, देखते ही देखते पूरे देश में प्रोटेस्ट की आग भड़क उठी। और इस पूरे विद्रोह का चेहरा वो बना एक हैशटैग नीपोकिड्स। ये कोई मामूली सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं था, नहीं, ये सिस्टम में जड़ें जमा चुके भाई भतीजावाद, करप्शन और इनइक्वालिटी के खिलाफ एक जबरदस्त हथियार बन गया। एक ऐसा हथियार जिसने सालों की दबी हुई भड़ास को एक आवाज दे दी। अब ये जो दो तस्वीरें दिख रही हैं ना, यही इस पूरे गुस्से की असली वजह है। एक तरफ है पॉलिटिकल परिवारों की आलीशान दुनिया, डिजाइनर कपड़े, फॉरेन ट्रिप्स, लग्जरी गाड़ियां, और दूसरी तरफ नेपाल के आम नौजवानों की हकीकत, यानी बेरोजगारी और बेहतर मौकों की तलाश में देश छोड़ने की मजबूरी। सोशल मीडिया ने बस इसी गहरी खाई को सबके सामने लाकर रख दिया। और जरा देखिए कि सिचुएशन कितनी तेजी से बदली। पहले हफ्ते सरकार ने युवाओं की आवाज को दबाने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। दूसरे ही हफ्ते काठमांडू की सड़कें जेन जेड प्रोटेस्ट से भर गईं। और तीसरे हफ्ते तक हिंसक झड़पों के बाद प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। सोचिए, सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर एक सरकार गिर गई। अब इसी उथल पुथल और अफरा तफरी के बीच से एक नया चेहरा सामने आया। कोई पुराना घिसा पिटा नेता नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान जिसने इस पूरे मूवमेंट को खुलकर सपोर्ट किया था और जो इस मौके को एक बड़े बदलाव की शुरुआत की तरह देख रहा था। और वो चेहरा थे बालेन शाह। इनका सफर किसी भी टिपिकल नेता जैसा तो बिल्कुल नहीं है। सोचिए, एक रैपर जो लोगों की आवाज बना, फिर मेयर बना और अब प्राइम मिनिस्टर बनने का सबसे बड़ा दावेदार। ये अपने आप में एक कमाल की कहानी है। तो सवाल ये है कि बालेन शाह में ऐसा क्या है जिसने यूथ को इतना कनेक्ट किया। देखिए, वो सिर्फ 35 साल के हैं, नेपाल के सबसे बड़े रैप स्टार्स में से एक हैं, लाखों में सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं और 2022 में काठमांडू के मेयर बनकर उन्होंने ये प्रूव भी कर दिया कि वो सिर्फ बातें नहीं करते, काम करना भी जानते हैं। मतलब इस यूथ मूवमेंट के लिए वो एक परफेक्ट, भरोसेमंद और दमदार चेहरा बन गए। और फिर आया उनका ये बयान जो रातों रात वायरल हो गया। ये सिर्फ एक इलेक्शन स्लोगन नहीं था, नहीं, ये तो नेपाल की जो पारंपरिक पहाड़ी पॉलिटिकल सत्ता है ना, उसके लिए एक डायरेक्ट चैलेंज था। ये इस बात का ऐलान था कि भाई अब पावर का सेंटर बदल रहा है। लेकिन एक मिनट, ये जीत सिर्फ पॉपुलैरिटी की लहर पर सवार होकर नहीं मिली। बालेन शाह और उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के पीछे एक जबरदस्त ऑर्गेनाइज्ड और मॉडर्न इलेक्शन मशीन काम कर रही थी। तो चलिए इनकी इस मशीन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। 660 ये नंबर, ये उनकी सोशल मीडिया टीम के मेंबर्स का नंबर है। मतलब कोई छोटी मोटी टीम नहीं, बल्कि एक पूरी डिजिटल आर्मी थी जिसका सिर्फ एक काम था, पार्टी के हर मैसेज को देश के कोने कोने तक पहुंचाना। और आयरनी देखिए, जिस डिजिटल फ्रीडम को पिछली सरकार खत्म करना चाहती थी, उसी को इन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उनकी स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल पिन पॉइंट और डिसिप्लिन थी। स्टेप 1, एक बड़ी रैली करके मेन एजेंडा सेट कर दो। स्टेप 2, उसी मैसेज को अगले 8 दिनों तक ऑनलाइन एम्पलीफाई करो। और स्टेप 3, साथ साथ ग्राउंड लेवल पर रोड शो और लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करते रहो। ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न तरीकों का एक कमाल का मिक्स था। तो ये जो उनकी पूरी इलेक्शन मशीन थी ना, वो इन 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी थी। पहला, डीप रिसर्च और स्ट्रैटेजी। दूसरा, एक पावरफुल सोशल मीडिया टीम। तीसरा, ग्रासरूट्स पर लोगों से जुड़ाव। और चौथा, विदेशों में बसे नेपालियों से मिलने वाली फंडिंग। मतलब सोचिए, जो युवा अच्छे भविष्य के लिए देश छोड़ने पर मजबूर हुए, वही बाहर से इस बदलाव की मुहिम को फ्यूल दे रहे थे। आरएसपी के एक ऑफिशियल का ये बयान उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को एकदम परफेक्टली समझाता है। ज्यादा शोर नहीं करना, बस अपने मेन मैसेज पर टिके रहना, अपोजिशन को मुद्दे उठाने देना और फिर एक सधा हुआ जवाब देकर पूरी डिबेट को अपनी तरफ मोड़ लेना। इसी तरह उन्होंने पूरे चुनावी नैरेटिव को कंट्रोल किया। तो अब
जब बदलाव की ये लहर पावर के दरवाजे तक आ ही चुकी है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बालेन शाह की जो आने वाली सरकार होगी वो नेपाल के फ्यूचर के लिए क्या मायने रखेगी, खासकर उन युवाओं के लिए जिनकी वजह से ये पूरी क्रांति हुई। अगर उनकी प्रायोरिटीज को देखें तो वो सीधे सीधे उन मांगों का जवाब है जो सड़कों पर उठी थी। सरकार में युवाओं की पूरी भागीदारी, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और फैसले लेने के लिए पॉलिटिशियंस की जगह एक्सपर्ट्स को आगे लाना। ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं हैं, बल्कि ये उस पूरे मूवमेंट के कोर आइडियाज हैं जो उन्हें यहाँ तक लेकर आए। और आखिर में आरएसपी का विजन क्या है? एक ऐसी सरकार बनाना जो इंक्लूसिव हो, अकाउंटेबल हो और जिसे देश का हर नागरिक पूरे हक से कह सके कि ये मेरी सरकार है। एक ऐसी सरकार जो राज करने के लिए नहीं बल्कि सच में जनता की सेवा करने के लिए हो। तो ये जीत यकीनन नेपाल की हिस्ट्री में एक मील का पत्थर है। लेकिन असली सवाल तो अब भी वही है, क्या एक हैशटैग से शुरू हुआ ये आंदोलन और ये जो नई लीडरशिप है वो नेपाल की पॉलिटिक्स में एक परमानेंट और पॉजिटिव बदलाव ला पाएगी? खैर, इस सवाल का जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।